करना है उस चीज को। अभी के लिए या तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको पीएच जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जैम्प सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करना पड़ेगा इधर, या फिर पीएचपी कंप्यूटर माई एडमिन करना पड़ेगा। तो तब वो आप डाटाबेस से उसको कर सकते हो क्वेरी। देखो, समझो चीजों को। जो डाटाबेस है, एसक्यूएल है, वो डाटाबेस पे काम करती है। मतलब एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, वो डाटाबेस से जो डाटा आपको चाहिए, डाटाबेस में क्या होंगी, टेबल्स होंगी। तो उन टेबल से वो डाटा फैच करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी यूज होती है। डाटाबेस एक्चुअल में डाटाबेस है क्या, अगर आप सोचो, एक्चुअल में डाटाबेस जो आपकी हार्ड डिस्क है। अच्छा, एक चीज, ये जो हार्ड डिस्क है आपकी, वो उधर पड़ा है हार्ड डिस्क में, यहाँ पे डाटाबेस पड़ा है। इस जब आप अपने सर्वर पे, जब आप अपने कंप्यूटर पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते हो, हम डाटाबेस यूज करेंगे माई एसक्यूएल। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपके सर्वर पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल करेगा, आपके कंप्यूटर पे। फॉर एग्जांपल मारिया डीबी ये करेगा। मारिया डीबी, पहले माई एसक्यूएल डीबी इंस्टॉल करते थे, अब मारिया डीबी, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करोगे जैम्प को, तो आपके सर्वर पे क्या क्या इंस्टॉल होगा, अपाचे होगा, अपाचे सॉफ्टवेयर होगा इंस्टॉल, मारिया डीबी होगा, पीएचपी होगा, पर्ल होगा। तो ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मतलब क्या है इस चीज का, कि जो आपके कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अच्छा बताओ, आपके कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कंप्यूटर की रैम अगर और उसकी मेमोरी, उसका क्या डाटा चीज, सर। उसका डाटा वो कहाँ पे होता है, मेमोरी। हेलो, हार्ड डिस्क में सर। हार्ड डिस्क। तो सपोज करो 20 कंप्यूटर है आपके पास, और आपने उनकी हार्ड डिस्क निकाल ली, तो उन हार्ड डिस्क में सब कुछ है। हार्ड डिस्क में सब कुछ पड़ा है, सारा डाटा आपका हार्ड डिस्क में पड़ा है। तो अभी जो आप HTML लिख रहे हो, HTML जो है, वो भी आप सेव जब करते हो HTML को, वो भी हार्ड डिस्क में जाके सेव होती होगी ना। पूरा कंप्यूटर जो है, जब मैं ओपन करता हूँ, रैम और हार्ड डिस्क, अब अगर मैं कोई फाइल सेव करूंगा यहाँ पे कंप्यूटर में, तो वो आपकी हार्ड डिस्क पे जाके सेव होगी, जो आपका हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क में क्या होगा कि मैंने डिवाइड कर रखी होंगी, तो जैसे ये C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है। ये मैंने तीन ड्राइव बना दी अपनी हार्ड डिस्क की, ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को। ये C ड्राइव में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, D ड्राइव में मेरा डाटा है, मेरे फोटोज हो गए, मेरे प्रोजेक्ट्स हो गए, या मैं कोई कोड लिख रहा हूँ उसकी फाइल होगी, वो इधर में डाल दूंगा। और ये आपका ब्लैंक पड़ी है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो बेसिकली जब आप कुछ भी कर रहे हो, वो हार्ड डिस्क पे हो रहा है इधर। तो ये जितना डाटाबेस है यहाँ पे, जब भी मैं कोई डाटाबेस बनाता हूँ, माई एसक्यूएल जो इंस्टॉल हुआ, वो यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे माई एसक्यूएल होगा हार्ड डिस्क में बेसिकली। और माई एसक्यूएल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे डाटाबेस आप बनाते रहोगे, क्योंकि एक माई एसक्यूएल में बहुत सारे डाटाबेस बन सकते हैं। अगर आपने एक माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लिया, सर्वर है, तो उसमें आप बहुत सारे डाटाबेस बना सकते हो। फिर डाटाबेस में क्या होंगे, टेबल्स होंगी। जैसे मैंने टेबल्स बनाई, वो सारी टेबल्स होंगी। और ये जितनी भी टेबल्स मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये सारी इधर इसमें पड़ी होंगी कहीं पे। अब वो हार्ड डिस्क में किस तरीके से पड़ी हैं, किस तरीके से सेव है, वो एक बहुत एडवांस टॉपिक है, जो कंप्यूटर साइंस में लोग पढ़ते हैं। हमें उसकी जरूरत नहीं है कि ये जो डाटा है हार्ड डिस्क में एक्चुअली कैसे सेव हो रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर भी पार्टीशन होंगे, वहां पे मेमोरीज होंगी 0 1, उधर वो जाके पड़ा होगा,
फिर वो कैसे कंप्यूटर में आता है वो एक एडवांस टॉपिक है, उसमें मैं जाने की जरूरत नहीं है। बस अभी इतना समझने की जरूरत है कि जो भी कुछ है वो आपकी जो टेबल्स हैं, डाटाबेस हैं, वो इधर हार्ड डिस्क में पड़ी है सारा का सारा, सर्वर सॉरी हाँ हार्ड डिस्क में। इवन आपकी जो HTML फाइल है वो भी इधर पड़ी है। आप जो कोड लिखोगे PHP में वो भी इधर ही पड़ा है, हार्ड डिस्क में पड़ा है इधर सारा। अब अगर आपको इसके साथ इंटरेक्शन करना है डाटाबेस के साथ तो, या टेबल्स के साथ, तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए SQL। अब उस SQL को चलाएं कहाँ पे, कि SQL लैंग्वेज तो आपको पता लग गई, लेकिन इसको रन कहाँ पे करें? तो उसको रन अभी जो रन करने का तरीका है वो है ये PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन क्या करता है? PHP माई एडमिन आपको एक इंटरफेस देता है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे आग आग जली हुई है। अगर आग में आपको खाना बनाना है तो आपको कोई बर्तन चाहिएगा, उस बर्तन में आप खाना डाल दोगे तब वो पकेगा। अगर आप आग में डायरेक्टली डाल दोगे तो खाना सारा का सारा जल जाएगा। मतलब डायरेक्टली आप आग के साथ काम करना मुश्किल है। तो इसी तरीके से हार्ड डिस्क में जो डाटाबेस पड़ा है, डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ आप काम नहीं कर सकते हो। आपको कोई इंटरफेस चाहिएगा, वो इंटरफेस है PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन क्या करता है, आपकी जो भी MySQL में डाटाबेस है उसके साथ वो कनेक्शन बनाएगा, और फिर आपको वो ऐसा इंटरफेस देगा इस तरह का, जहां पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। ये जैसे अखिल ने आपको बना के भी दिखाई थे डाटाबेस और क्वेरी चला के दिखाई थी, फिर आप ऐसी क्वेरी चल सकते हो और उनके रिजल्ट आपको इधर दिखेंगे। इससे नीचे रिजल्ट भी आ रहा है इधर यहाँ पे। तो ये चीज है। अब इसको ये जो है, ये जो क्वेरी जो चला रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्टली जो क्वेरी चल रही है डाटाबेस पे चल रही है इधर। लेकिन जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें SQL क्वेरी जो है वो PHP के साथ यूज होगी। PHP फॉर एग्जांपल, आपने एक वेब पेज बनाया, उस वेब पेज में आप दिखा रहे हो उत्तर प्रदेश के सारे स्कूल के नाम, एड्रेस, फोन नंबर। तो कैसे होगा वो वेब पेज पे कैसे चलेगा? अगर डाटाबेस होगा तो आप ऐसे चला दोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूपी यूपी स्कूल डाटाबेस। आप ऐसे क्वेरी चलाओगे, आपके पास सब कुछ आ जाएगा ये इधर। लेकिन यही चीज अगर आपको वेब पेज पे चलानी है तो ये PHP के साथ आप चला पाओगे, तो वो आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आप PHP सीखना स्टार्ट करो साथ में, तो क्लियरिटी आएगी उधर। खैर जो भी है, तो हमने कल हमने डिस्कस किया था कि टेबल डाटाबेस डिजाइन कैसे हो। तो इसमें एक लड़के ने बनाया है इधर डाटाबेस डिजाइन, उसका नाम घनश्याम। तो मुझे लगता है घनश्याम को समझ में आ गया है। हाँ घनश्याम, आप क्लियर हो गया है डाटाबेस डिजाइनिंग? जी सर, हाँ समझ में आ गया थोड़ा। कैसे रिलेशनशिप बनाना है टेबल से? सर आवाज नहीं आई आपकी। मैं कैसे रिलेशनशिप बनाना है टेबल्स का वो भी समझ में आ गया। हाँ जी सर, आ गया सर वो। तो कोशिश करें बस सब इसी तरीके से। बस प्रैक्टिस चल रही है इसीलिए, इस एडिटर में, ऑनलाइन एडिटर में टेबल रिलेशन। ठीक है। तो वो देखो, इसने जो बनाया है डाटाबेस कैसे बनाया है उसको समझने की कोशिश करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछो किसी से। और दूसरा हमने डिस्कस किया था प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। हर टेबल में एक प्राइमरी की होगी, और अगर उस प्राइमरी की को आप किसी दूसरी टेबल में ले जाके यूज कर रहे हो रेफरेंस के लिए, दो टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो वही प्राइमरी की उस टेबल की फॉरेन की बन जाती है। बस ये इतना है। जैसे कि इधर मैं गया और
तो ये जो पोस्ट आईडी है यहाँ पे, ये फॉरेन की है यहाँ पे। अब इस फॉरेन की का फायदा यही है कि आप क्वेरी चला के इस टेबल पे पता लगा सकते हो कि इन कमेंट्स का पोस्ट क्या है, और आराम से पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशनशिप कि टेबल्स में जो रिलेशनशिप है, ये तो पता लग गया आपको कि टेबल में रिलेशनशिप क्यों बनाया जाता है। वो मैंने पोस्ट के एग्जांपल से बता दिया कि अगर एक पोस्ट है तो उसका कमेंट, या फिर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल का एग्जांपल भी मैंने दिया था इधर। ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर डिटेल है, दोनों टेबल, ये वाली और ये, इनमें हमने रिलेशनशिप बनाया, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो वो तो आपको पता लग गया रिलेशनशिप की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अब है कि ये रिलेशनशिप कितने तरह के हैं, ये मैंने कल आर्टिकल दिया था, पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा। तो जो टेबल में रिलेशनशिप है वो है 1 to 1, 1 to many और मैनी टू वन। तो ये जो रिलेशनशिप है, मैं बहुत समझा जाता हूँ, बहुत इजी चीज है और ये बहुत काम आएगा आगे। जो है ये वर्ड, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको बहुत काम देगा ये जो कंसेप्ट है 1 to 1 का। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने एक टेबल लिया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हायर डेट, मैनेजर आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, और ये इन एट्रीब्यूट्स के डाटा टाइप्स जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ो। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की है, फर्स्ट नेम वेरकर, डेट टाइप का है, मैनेजर आईडी है। ठीक है, ये दूसरी टेबल है एम्प्लॉय डिटेल। यहाँ पे इसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट। तो इसने क्या करा, इसको एम्प्लॉय का डाटाबेस बनाना था, तो इसने दो टेबल बना दी। एक बना दी एम्प्लॉय जिसमें उसकी सारी डिटेल होंगी, एक बना दी एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल में इसने क्या रखा, ये पासपोर्ट नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट रखना चाहता था एम्प्लॉय डिटेल में। अब यहाँ पे देखो, इसने यूज की ये वाली आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इधर रेफरेंस के लिए यहाँ पे। तो अब एक चीज और है, कई बार इसने यहाँ पे भी इसको ही प्राइमरी की बना दिया, क्योंकि यूनिक है ये, इधर भी यूनिक रहेगी, इधर भी। प्राइमरी की का मतलब है यूनिक, बस दैट्स इट, कि वो वैल्यू जो यूनिक हो सकती है उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो इधर इसने क्या किया, एक और टेबल बनाई, उसमें एम्प्लॉय आईडी लिया। एम्प्लॉय आईडी इसलिए लिया, इस आईडी से वो ये सारी डिटेल गेट कर सकता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, पासपोर्ट। अब देखो, आप हर एम्प्लॉय का एक ही पासपोर्ट होगा, एक से ज्यादा पासपोर्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये 1 to 1 है आपस में, कि जब रेफरेंस एक ही हो दूसरी टेबल में, जो की है वो रिपीट ना हो, तो 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया है। तो अब अगर मैं क्वेरी चलाऊं, ये एम्प्लॉय पे चलाई मैंने, ये एम्प्लॉय डिटेल पे चलाई, इधर ये एम्प्लॉय टेबल, ये वाली और ये वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो जब मैंने एम्प्लॉय पे चलाई तो ये डिटेल आ गई सारी, इधर एम्प्लॉय की आईडी 1 2 3 4, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हायर डेट, मैनेजर आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, यही फील्ड थे इधर सारे के सारे ये वाले। तो सेलेक्ट स्टार में उसने सारे एट्रीब्यूट्स उठाए, सबकी वैल्यू दिखा दी, जॉन, किंग, सब। अब मैंने क्वेरी चलाई एम्प्लॉय डिटेल्स में, इस वाले टेबल में, ये जो है। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट। तो इधर उसने दिखा दिया एम्प्लॉय आईडी 1 2, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट। अब तुम टेबल देखोगे दोनों में, तो जोन, ये जो 1 है एम्प्लॉय आईडी, ये जोन है, इसका एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही बार एंट्री आएगी इसकी जोन की, यहाँ पे दूसरी बार नहीं आ सकती। 2 जेम्स, इसकी भी इधर ही एक बार ही आएगी। तो ये 1 to 1 हो गया कि इन दोनों टेबल का रिलेशन 1 to 1 है। ये मतलब देख के पता चल रहा है, नाम से पता चल जाता है कि 1 to 1 क्या है। तो अब इधर में आगे चले हम, 1 to many रिलेशनशिप है।
इसने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय, सेम वही टेबल एक बना दी एड्रेस। एड्रेस में इसने लिया एड्रेस आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस टाइप। तो एड्रेस बंदे के 2-3 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, बट मैं जयपुर भी रहता हूँ, मतलब मेरा मेन एड्रेस चंडीगढ़ है, परमानेंट एड्रेस मेरा चंडीगढ़ है। इसके अलावा फिर मैं कभी जयपुर चला गया, कभी नासिक चला गया, ऐसे में रहता रहता हूँ। तो नासिक है वो मेरा परमानेंट एड्रेस है। और फिर मेरा एक ऑफिस भी था, अभी तो बंद कर दिया कोरोना में, तो ऑफिस का एड्रेस भी है। तो सपोज करो मुझे 2-3 एड्रेस देने हैं कहीं पे, तो मैंने इधर क्या किया, ये टेबल बना दी एम्प्लॉय और इधर एड्रेस टेबल बना दी। तो इधर मैंने एड्रेस आईडी ले लिया एक फील्ड, एक एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एक एड्रेस टाइप। अब इसमें जो एड्रेस में है, सपोज करो एक एम्प्लॉय है वरुण, वरुण सैनी, तो उस वरुण सैनी की 2 एंट्री हो सकती है एड्रेस टेबल में, मतलब एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, क्योंकि मेरे 2 एड्रेस हो सकते हैं। हम जैसा हम नीचे पहुंचते हैं, फिर हमने वो क्वेरी चलाई फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सारे एम्प्लॉय आ गए, और फ्रॉम एड्रेस। तो अभी देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 और 1 2 बार रिपीट हो रही है। एम्प्लॉय आईडी 1 एंड 1 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने एम्प्लॉय 1 ने, जो कि जॉन है, उसका एक ऑफिस एड्रेस है, एक होम एड्रेस है, और फिर एक परमानेंट एड्रेस भी है। 3 बार हो रही है इधर। तो इसलिए इसने क्या किया, इस टेबल में एक नया फील्ड लिया एड्रेस आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक होगी नहीं, ये फॉरेन की बन गई, यहाँ पे ये रिपीट होगी। लेकिन ये एड्रेस आईडी को लेनी पड़ी। लेकिन पिछली टेबल में देखो आप, 1 to 1 में इसने एम्प्लॉय आईडी को ही प्राइमरी की बना रखा था, लिखा भी है सामने पीके इधर। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि इधर भी यूनिक ही रहेंगी वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी यूनिक रहेगी, रिपीट नहीं होगी इस टेबल में। तो इधर जो है ये एम्प्लॉय आईडी, ये फॉरेन की भी है और प्राइमरी की भी है, पर इधर हमको उसको एक अलग से नया आईडी लेना पड़ा, एड्रेस आईडी, जो यूनिक रहेगा। तो ये हो गया 1 to many। इसमें इसमें एक रिकॉर्ड होगा इस टेबल में, तो दूसरी टेबल में उसके मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं उस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग। तो ये आपका 1 to many हो गया। अब है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी इसने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय, एक बनाई एम्प्लॉय स्किल, एक बनाई इसने स्किल आईडी डिस्क्रिप्शन। तो ये थोड़ा सा इन्होंने एग्जाम्पल गलत है ये, पर ठीक है, इसी एग्जाम्पल से चलते हैं। मतलब थोड़ा इजी एग्जाम्पल हो सकता था, बट कोई बात नहीं। तो एम्प्लॉय में वही सेम डिटेल, इधर एम्प्लॉय स्किल में इसने एक सिंपल टेबल बना दी जहां पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और स्किल आईडी सेव कर रहा है। अब इन दोनों टेबल में आप रिलेशनशिप देखो क्या होगा, कि जो एक एम्प्लॉय है उसकी मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप पीएचपी प्रोग्रामर हो, साथ में डाटाबेस का काम भी जानते हो, फ्रंट एंड का भी जानते हो। तो इस टेबल में आप क्या होगा, वो सारी चीजें सेव होंगी। एम्प्लॉय आईडी वरुण, पीएचपी प्रोग्रामर। एम्प्लॉय आईडी वरुण, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एम्प्लॉय आईडी वरुण, फ्रंट एंड डेवलपर। तो एक एम्प्लॉय की 3 बार एंट्री होगी इस टेबल में। तो इन दोनों टेबल के बीच में हो गया 1 to many रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, स्किल आईडी, स्किल का नाम यूज ना करके स्किल आईडी यूज कर रहा है, और फिर स्किल आईडी से उसने एक और टेबल बनाया डिस्क्रिप्शन इधर, जिसमें वो सिर्फ स्किल मैनेज करना चाहता है कि कितनी स्किल होंगी। अब इन दोनों टेबल में हम देखते हैं क्या रिलेशनशिप बनेगा। तो ये टेबल है, इससे पता चलेगा। इसमें वही सेम डाटा है। इसमें उसने इधर ये स्किल की टेबल बना दी इसने, जिसमें स्किल में एसक्यूएल डाल दिया, ASP.NET डाल दिया, जावा डाल दिया, जावा स्क्रिप्ट डाल दी, सी हैश डाल दिया, और ये सारे यूनिक आईडी डाल दी इधर। अब
एम्प्लॉय, अब अगर आप देखो 2, एम्प्लॉय 2 जेम्स, जेम्स के लिए कितनी बार एंट्री आई? 1 2 3, 3 बार एंट्री आई है। ठीक है, अब ये 3 बार जो एंट्री है, इसके सामने लिखा है 4 5 3, मतलब ये स्किल सेट है उसकी, जावास्क्रिप्ट, सी हैश और जावा, ये तीनों उसको आती हैं इधर। तो इन दोनों टेबल के बीच तो पता लग गया, 1 टू मैनी है, कि यहाँ पे तो एक ही है रिकॉर्ड, जो जेम्स एक बार ही है, लेकिन दूसरी टेबल में उसका रेफरेंस एक से ज्यादा आ रहा है। तो ये आपका हो गया 1 टू मैनी। अब ये मैनी टू मैनी कैसे एक्सप्लेन कर रहा है इसमें? ओके, ये थोड़ा सा इन्होंने एग्जांपल मेरे हिसाब से बढ़िया नहीं है, बट अब इन दोनों टेबल में अगर आप देखो, इस वाली में ये मैनी टू मैनी, इसका मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा। तो मैनी टू मैनी को छोड़ते हैं अभी, इसका कोई और एग्जांपल देखेंगे मैनी टू मैनी का, और किसी और को एग्जांपल मिलता है वो ढूंढो और उसको पढ़ो समझो। तो ये हमारा टॉपिक आज जो है खत्म हो गया है, कि जिसमें हमने ये डाटाबेस डिजाइनिंग पढ़ लिया है, कि डाटाबेस को डिजाइन कैसे करते हैं, और आपने जो है पढ़ लिया है कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, आपका जो है हम रिलेशनशिप भी आपने पढ़ लिया। तो इसमें रिलेशनशिप आपने पढ़ लिया, अब रहता है इसमें तो बेसिकली थ्योरेटिकल आपको आइडिया हो गया होगा अब कि डाटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स को डिजाइन कैसे करते हैं, दो टेबल के बीच रिलेशनशिप क्यों बनाना पड़ता है, और अगर रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो फिर आप डाटा को निकाल नहीं पाओगे। मतलब कोई भी एक अलग सिंपल डाटा, आपको एक टेबल का ही डाटा मिलेगा, अगर आपको पता लगाना है फॉर एग्जांपल इसमें कि वरुण सैनी ने टोटल कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं आज तक, तो इस टेबल से तो पता नहीं चलेंगे, क्योंकि वरुण सैनी तो इधर पड़ा है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर की टेबल कौन सी है। मैं जाऊंगा इधर ऑर्डर की टेबल में, ऑर्डर की टेबल है, यहाँ पे मैं देखूंगा कि वरुण सैनी की इस टेबल में कितनी बार एंट्री है। तो यहाँ कस्टमर आईडी पड़ी है 101, 101 दो बार है, तो मतलब वरुण सैनी के दो ऑर्डर हैं। तो मुझे जो एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ऐसी एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो इन दोनों टेबल से डाटा निकाल के मुझे दे। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी ना दूं तो कोई तरीका नहीं है मेरे पास, सिर्फ वरुण सैनी लिख दूं यहाँ पे, वरुण सैनी रेफरेंस नहीं होगा उसका। सिंपल एक फील्ड बना दूं मैं यहाँ पे कस्टमर, इस टेबल के अंदर भी, और इन दोनों के बीच में कोई लिंक ना दूं, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है मैं पता लगा सकूं कि वरुण सैनी ने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, कितने टोटल, उनका टोटल कितना है, वो पता नहीं लगा सकता हूँ। इसलिए हमें टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। तो ये अब आपका काम है, ये जितने भी कंसेप्ट हैं इनको आप पढ़ो, बहुत आपको मटेरियल मिल जाएगा यूट्यूब पे, जहां से भी आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ो इसको। एक दो डाटाबेस डिजाइन करो, सारे सारे लोग डिजाइन करो, कोई हॉस्पिटल का डिजाइन कर लो, ठीक है, कोई स्कूल का ले लो, कोई और दिमाग में आता है शॉपिंग, जैसे मैंने शॉपिंग शॉपिंग का बनाया, रिटेल का, उसका बना लो। सब बनाओ बैठ के, पहले देख लो
कि कैसे बने हुए। वैसे तो ये काफी बढ़िया एग्जाम्पल है जो मैंने दिया, पर किसी और को देखना है देखो। फिर उसको आप उस पे बनाओ, कॉपी पे पेपर पेन लेके बनाओ, पेपर पेन लेके टेबल बनाओ, उसमें उसके एट्रीब्यूट्स लिखो, उसमें थोड़ा डाटा डालो कि इसकी ऐसे करके, फिर दूसरी टेबल बनाओ, फिर देखो अच्छा इन दोनों टेबल में क्या रिलेशनशिप बनाना है, क्यों बनाना है, फिर डाटा पॉपुलेट करो उसमें। तो ऐसे करके पहले पेपर पेन पे कॉपी पे बनाओ, और जब आपको लगे हाँ मुझे ये बन रहा है, फिर उसको आप डिजिटली बनाओ, जैसे इस लड़के ने बनाया है, क्या नाम, ऐसे बना लो, ये ल्यूसिड डॉट ऐप है, इस पे बना लो, या फिर ऑफिस में बना लो, और फिर उसको मेरे साथ शेयर करो कि हाँ हमें ये समझ में आ गया। तो ये अभी आप लोगों की ये एक्सरसाइज है। अब इसके साथ आप पीएचपी पढ़ना शुरू करो। मुझे नहीं लगता कोई पीएचपी पढ़ रहा है यहाँ पे। पीएचपी पढ़ो, बेसिक पीएचपी तो पढ़ो। तो अभी थोड़ा सा हम, अखिल अपनी स्क्रीन शेयर करो। अखिल। हाँ जी सर, कर रहा हूँ। दिख रही है स्क्रीन? हाँ आ रही है। तो ये जो एसक्यूएल प्रैक्टिस है ना, इसे 2 टैब में खोल लो। लर्न एसक्यूएल ऑनलाइन जो है, इसको 2 टैब में खोल लो। फर्स्ट वाले टैब में जाओ, फर्स्ट वाला टैब है जो, ये पूरा क्लीन कर दो, ब्लैंक कर दो इसको, जो स्पेस है। अब उसमें आओ, उधर वाले में, सेकंड वाले में। तो इधर लर्निंग रिसोर्स में जाओ, लर्निंग रिसोर्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लर्निंग रिसोर्स में जाओ, बेसिक डालो, क्वेरी बेसिक पे क्लिक करो, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करो। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट सबको समझ में आ गई क्या? बताओ किसी को, मैं थोड़ा सा इसमें क्वेरी चला के दिखाऊंगा आपको। सेलेक्ट सबको आ गया क्या समझ में? सर मेरे को सर। पूछना है इसमें एक चीज। हाँ हाँ बताओ। जैसे मैंने इसमें एक क्वेरी चलाई कि सेलेक्ट पेशेंट आईडी फ्रॉम पेशेंट, तो चल गया। लेकिन अगर मैं ये चलाती हूँ कि पेशेंट का फर्स्ट नेम और ये है और सेकंड नेम ये है, तो वो नहीं चलती है। कंडीशन लगा रहे हो? हाँ। लिख के भेजो इधर चैट पे, क्या क्वेरी चलाई। सब लोग बताओ जिसको एसक्यूएल का समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये आधे घंटे में यही काम करेंगे। जिसकी क्लियरिटी नहीं आ रही जिसको एसक्यूएल में, वो बताओ। स्टार का मतलब है सेलेक्ट स्टार, जैसे ये फ्रॉम, दूसरे टेबल पे जाना अखिल, दूसरे टैब में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। देखो एक तो सिंपल है, ये क्वेरी का ये स्ट्रक्चर रहेगा, हमेशा आपको सेलेक्ट लिखना पड़ेगा अगर आप डाटा को फेच करना चाहते हो। फिर सेलेक्ट के बाद कॉलम के नेम कोमा सेपरेटेड करना है, इसमें कोमा सेपरेट पेशेंट आईडी फर्स्ट नेम, पूरी स्टार्टिंग से लिखो क्वेरी, हटा के पूरा पूरा हटा दो, ये सब हटा दो इसमें से, पूरी क्वेरी स्टार्ट करोगे, सेलेक्ट स्पेस, आप स्पेस दोगे, पेशेंट आईडी कोमा, ये जो एट्रीब्यूट्स है इनमें स्पेस नहीं दोगे, इनमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम, जो भी कॉलम्स आपको लाना है उसको लिखते चले जाओगे, लास्ट नेम। आगे और कोई कॉलम है? सपोज करो यही करने हैं, जेंडर, जो लास्ट होगा आपका एट्रीब्यूट, उसके साथ कोमा नहीं लगाना है बस। मतलब कंप्यूटर को पता चलना चाहिए कि ये पेशेंट आईडी, अगर सपोज करो कोमा हटा दो उसमें से, अखिल कोमा हटा दो, वहां पे कोमा हटा दो, पेशेंट आईडी और फर्स्ट नेम के बीच में से, पेशेंट आईडी फर्स्ट नेम सबके बीच में से कोमा हटा दो। हाँ, तो एक तरीका तो ये है कि ऐसे लिख दे हम। तो अभी क्या है, जो कंप्यूटर है, जो सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर है, उसको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल में एट्रीब्यूट का नाम क्या है, क्योंकि तब उसको पता ही नहीं चल रहा पेशेंट आईडी कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ, उसमें स्पेस ही नहीं है। अब सपोज करो स्पेस दे दो तीनों में,
पेशेंट आईडी में स्पेस डाल दो, हाँ फर्स्ट नेम में डाल दो। अब भी नहीं पता चलेगा उसको, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो स्पेस को भी रीड करता है, स्पेस को भी मानता है कोई करेक्टर है। तो कंप्यूटर को ये पता लगाने के लिए कि एट्रीब्यूट का नाम है पेशेंट आईडी, उसको कोमा से हम खत्म करते हैं। कोमा डाल दो यहाँ पे, पेशेंट आईडी कोमा। अब डालो उसको क्वेरी में सब जगह। तो अब जो है, जो सर्वर है एसक्यूएल सर्वर, उसको पता लग रहा है जब वो एसक्यूएल क्वेरी को पढ़ रहा है कि पेशेंट आईडी एक एट्रीब्यूट का नाम है, कोमा यहाँ खत्म हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट इनको चाहिए फर्स्ट नेम, फिर चाहिए लास्ट नेम, फिर चाहिए जेंडर। जो अब सपोज करो जेंडर तक चाहिए, उसके बाद कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पता लग गया कि यहाँ तक ही चाहिए। फिर आपको लिखना है किस टेबल से उठाना है डाटा, फ्रॉम स्पेस देके, फ्रॉम स्पेस टेबल का नाम और ये गोलन, इसका मतलब है क्वेरी यहाँ पे एंड होगी, इससे आगे वो कुछ नहीं पड़ेगा कि क्वेरी यहाँ पे एंड होगी। तो ये जो कोमा लग रहा है, स्पेस दे रहा है, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका है। और ये मतलब जैसे आप हिंदी सीखते हो ना, कोई लॉजिक नहीं होता, हिंदी में आपको बताया जाता है कि ऐसे लिखना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है, कोमा लगाना है, यहाँ देनी है, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है। वो आप सीखते हो, उसका कोई मैथमेटिक्स थोड़ी होता है, लेकिन वो आप जब सीखते हो आपको याद आ जाता है। और आज जब आप हिंदी लिखते हो तो आपको पता लग गया कि हाँ ये ऐसे लिखना है, आप कोई लॉजिक थोड़ी लगा रहे हो उसमें। तो ऐसे ही एसक्यूएल है, जब इसको बार बार लिखोगे तो आ जाएगा। ये फर्स्ट नेम डोनाल्ड, अच्छा तो इसमें इसमें इसके लिए अब सपोज करो ये जो क्वेरी हम चलाएंगे, ये सारा डाटा देगी आपको, चलाना क्वेरी आखिर इस क्वेरी को। इसमें आए हैं 4530 रिजल्ट इस क्वेरी में। अब सपोज करो वेदिका जी कह रही कि मुझे सिर्फ वो पेशेंट चाहिए जिनका फर्स्ट नेम डोनाल्ड हो और लास्ट नेम वाटरफील्ड हो। तो कंडीशन लगा दी इन्होंने कि कंडीशन है ये, हमें सारा नहीं चाहिए। तो कंडीशन के लिए आपको लिखना पड़ता है वेयर, लिखो अखिल वेयर फर्स्ट नेम, वही उठाना पड़ेगा जो एट्रीब्यूट का नाम है, एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग होनी चाहिए फर्स्ट नेम। और इसको आप 2 कॉलन के अंदर वैल्यू पास करोगे, वो टेक्स्ट जो फील्ड है, अगर टेक्स्ट वैल्यू है, हाँ ठीक है। आगे लास्ट नेम वाटरफील्ड, तो ये आ गया, एक ही रिकॉर्ड आया इधर। अब इसमें हाइट है, आखिर हाइट पे लगाओ कंडीशन कोई, वेयर हाइट। इसको क्वेरी को रहने दो ऊपर ही, इसके नीचे क्वेरी लिखो पहले, वो इसके नीचे क्वेरी लिखो। हम चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट के बंदे हम ले आए। डालो कोई हाइट हाइट, वाली देखो दूसरे टैब में चलाओ ना क्वेरी, हाँ चल गया। हाइट में देखो क्या है, 65। उसे ऊपर वाली क्वेरी को हटा दो। तो अभी देखो हाइट में 156 को कोमा के अंदर नहीं लिखा गया। जो आपने वो देखा, पहली वाली क्वेरी भी दिखाओ अखिल, कंट्रोल जेड करके अगर कर सकते हो उधर, देखना कंट्रोल जेड चलता है क्या उधर, हाँ। अब इन दोनों क्वेरी में डिफरेंस देखो कि ऊपर वाली क्वेरी में जो कंडीशन लगाई वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू डोनाल्ड, डोनाल्ड को हमने कोमास के अंदर दिया, लेकिन हाइट जो है वो इंटीजर फील्ड है, उसको हमने नहीं दिया। तो ये चीज याद करनी है बस, इसका कोई रूल नहीं है कि जब आपका कोई फील्ड ऐसा है जो न्यूमेरिक है, जिसका डाटा टाइप इंटीजर है। अब देखो हाइट का जो है डाटा टाइप, देखो इधर दिखाना पेशेंट में, हाइट का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है इसमें। तो तब आप उसको कोमा के अंदर नहीं डालोगे, बिना कोमा के अंदर डालोगे। लेकिन अगर जो एट्रीब्यूट है उसका टाइप टेक्स्ट है, अब दिखाना नेम का टाइप क्या है, फर्स्ट नेम टेक्स्ट टाइप का है, देखो उधर, तो उसको आप कोमा के अंदर डालोगे। और एक क्वेरी में 2 कंडीशन हो सकती हैं इधर, फर्स्ट नेम डोनाल्ड होना चाहिए, सेकंड नेम वाटरफील्ड होना चाहिए। तो एंड लगा दिया, एंड से दोनों को जोड़ दिया। नीचे वाली क्वेरी हटा दो, आखिर नीचे वाली क्वेरी हटाओ। एंड की जगह और भी हो सकता है, और लगा दो उधर। और का तो सबको पता ही होगा,
क्या होता है कि या तो ये हो या फिर ये हो। अब चलाओ क्वेरी और लगा के। हाँ जी चलिए। तो देखो अभी हम इस क्वेरी ने क्या किया, वो सारा डाटा उठा दिया जिसमें फर्स्ट नेम या तो डोनाल्ड है या सेकंड नेम वाटरफील्ड है। मतलब डोनाल्ड वाटरफील्ड अलावा भी इसमें रिकॉर्ड आएंगे। डोनाल्ड वाटरफील्ड तो आएगा ही आएगा। अब जैसे केटी है, केटी का जो लास्ट नेम है वाटरफील्ड है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही। और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। इसमें दो कंडीशन लगी हुई है, फर्स्ट नेम वाली और लास्ट नेम वाली। तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी, उसी उसी रो को उठा के लग दे। एंड का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड लगा दो उसमें दोबारा। तो वो अब ये वो वाली रो उठाएगा जो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हो। कि ऐसी रो उठाएगा कि जिसमें फर्स्ट नेम तो ये हो और सेकंड नेम ये हो। ठीक है। तो ये आपकी है सिलेक्ट क्वेरी। और इसमें वेयर कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो अभी बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या। बताओ, आज अभी हम आपके फीडबैक पे ही क्वेरी चलाएंगे। बताओ मुझे, सबको समझ में आ गई क्वेरी है। सर ये नेम के बाद में इक्वल्स टू है कि क्या है, ये दिख नहीं रहा है। इक्वल 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 टू फर्स्ट नेम इक्वल टू डोनाल्ड एंड लास्ट नेम इक्वल टू डोनाल्ड। ये क्वेरी कॉपी करके पेस्ट कर दो उधर कमेंट में। कमेंट में डाल। हाँ देख लो, फर्स्ट नेम इक्वल टू डोनाल्ड, लास्ट नेम इक्वल टू डोनाल्ड। ये लिखने का तरीका है। दो कंडीशन लगा दी। इवन आप एज की लगा सकते हो। एज अखिल, इसमें हाइट की लगा दो, लास्ट नेम को हटा दो, एंड लगा दो, एक और एंड लगा दो, एक और एंड लगा दो उसमें, एक और एंड, नहीं नहीं एंड, एक और एंड, एक और लगा दी मैंने। उसमें मैं हाइट 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 से कर देते हैं। हाइट लगाओ, हाइट 0 कर दो, पहले 0 कर दो, 0 कि हमें 0 चाहिए, जिसकी हाइट 0 हो। रन करो, नो डाटा, 0 पे कोई डाटा नहीं है। दूसरा कोई और डाटा डाल लो यहाँ पे, हाइट। तो ये आ गया। ये इसको पेशेंट ने ऊपर जाओ, जो हमने एट्रीब्यूट्स के नाम दिए हैं वहां पे एक एट्रीब्यूट हाइट भी ऐड करो। सपोज करो हाइट भी हमें देखना है, इधर तो कोमा लगाया हमने, इधर हाइट लिख दिया, तो हाइट भी आ गया 156। इसकी हाइट 156 है। ये जतिन कह रहा है सर अगर किसी में इंटीजर के साथ डाटा हो तो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो इंटीजर में आप डिफाइन कर दोगे पहले ही। 156 फिट आप सेव ही नहीं करोगे। आपको देखो, एक एक एट्रीब्यूट्स में एक ही तरह का डाटा सेव होगा। फॉर एग्जांपल हाइट है, तो जो ये हाइट है 156, या तो ये फिट होगी, या ये इंच होगी, या ये मीटर होगी, या सेंटीमीटर होगी, वो आपको पता होगा पहले ही। ठीक है। जब आप डाटाबेस डिफाइन करोगे वो बताएगा कि अच्छा ये जो इंटीजर है, ये जो 156 है, ये है क्या चीज। तो तुम्हें पता होगा इंडिया है तो इंडिया में सेंटीमीटर होगी वो। तो आप 156 फिट नहीं लिखोगे, आप 156 ही लिखोगे, क्योंकि उस एट्रीब्यूट में एक ही तरह की, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे आप 156 फिट लिख दो और फिर उसी एट्रीब्यूट में वैल्यू लिख दो 156 सेंटीमीटर। तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही होगी। जैसे इसको अखिल ये हटाओ पूरा क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वाली क्वेरी चलाओ अगर अलग। तो यहाँ पे जो हाइट है 156 देखो आ रही है ना। तो इसका डाटा टाइप सबका एक ही होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए, आप क्योंकि ये सेंटीमीटर है या फिट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है। जब वो सेटअप करेंगे कि 156 क्या होगा, यार ये तो सेंटीमीटर है, हम तो सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो उन्हें सेंटीमीटर का पता होगा। तो ये 156 सेंटीमीटर है। इधर वेट इंडिया के अंदर क्या होगा, 65 केजी, 76 केजी, वो अपने आप ही पता चल जाएगा उन्हें। उस चीज को यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। इधर ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जो एट्रीब्यूट का नाम है वो ऐसा रखो ताकि पता चल जाए हाइट सेंटीमीटर, हाइट कोमा सेंटीमीटर, इस एट्रीब्यूट का नाम आप ये रख दोगे तो उसको देख के पता चल जाएगा कि ये सारे सेंटीमीटर का डाटा है, सारा का सारा। तो वो चीज नहीं होगी। तो ये कह रहा ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन की चला दो एक क्वेरी अखिल, एक लेस देन की चला दो। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
वेयर हाइट इज ग्रेटर देन 150, बस इतना ही चलाओ, एक ही कंडीशन चलाओ पहले। तो सिंपल है, बहुत सिंपल। ये तो जैसे सिंपल 10th का किसी ने किया हो मैथ, ये ग्रेटर देन का साइन है इधर, इसे लेस देन कर दो तो लेस देन का साइन उल्टा है इसका। ये जितने भी लोग हैं 150 से हाइट के कम हो जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू करो। ये आगे ये पढ़ना, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये आप लोगों को खुद ही पढ़ना है। ये तो मैं आज मेरे पास टाइम है, मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये आप लोगों को खुद ही पढ़ना है। यूनिक का चलाना कोई भाई, यूनिक वाली क्वेरी देखो पहले, तो उसमें जाके एसक्यूएल में जाना, यूनिक वाला क्या क्या दिखाओ। कहाँ पे? रिसोर्स में होगा, इधर रिसोर्स में जाओ, उधर उधर जाओ। तो ये पूरा इसमें आ गया। क्वेरी फिल्टरिंग आओ, क्वेरी फिल्टरिंग में, क्वेरी फिल्टरिंग, हाँ इसमें यूनिक पे आओ, यूनियन, हाँ डिस्टिंक्ट, ओके। डिस्टिंक्ट में देखना पेशेंट में कोई वैल्यू बार बार आ रही है क्या, खोलना जरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट। जैसे जेंडर है, मेल मेल मेल, अगर इसको हम डिस्टिंग करेंगे तो दो ही वैल्यू देगा, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, चलाओ उसको। पर वो उसका एट्रीब्यूट की आपको वैल्यू उधर पास करनी पड़ेगी जिसको डिस्टिंक्ट आप करना चाह रहे हो। है ना, मेल तो फिर रिकॉर्ड सपोज करो आपको ये पता करना है कि इस टेबल में कितने जेंडर टाइप के लोग हैं। अब वैसे तुम्हें पता ही है मेल और फीमेल है, तो इधर आ गया मेल और फीमेल। सिटी, सिटी से करो डिस्टिंक्ट सिटी, वो बेटर एग्जांपल होगा। तो अभी पता लग गया ये सिटी है कि इतने सिटीज का डाटा है, ये सारे सिटीज आगे जिनका डाटा टेबल में है इधर। अगर हम करें सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम पेशेंट करना, इसको हटाओ, तो इससे क्या होगा, वो सिटी बार बार रिपीट होगा, क्योंकि ये जो क्वेरी है सेलेक्ट सिटी फ्रॉम पेशेंट, ये क्या कर रही है कि जितनी भी रोज हैं पेशेंट में, उनमें देख रही है कि सिटी कहाँ पे है, और उनको उधर लाके इसमें नाम भी डाल दो साथ में, पेशेंट का नाम में, सब क्लियर होगा। तो अभी मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ, तो ये क्या करेगी, वो सारी रोज उठा दी इसने जिसमें सिटी, तो सारी रोज उठा दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी रोज उठा रहा है जितनी भी हैं, और उनके 3 एट्रीब्यूट दिखा रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम हटा दूं, उसमें से हटाओ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये वो सारी रो आएंगी, इसमें सिर्फ सिटी का नेम आ जाएगा। अब इससे ये पता नहीं चल रहा इससे कि यार मुझे तो वो चाहिए सिर्फ। अब इसमें आप ढूंढोगे तो सिटी का टोरंटो टोरंटो 2 बार आ गया, तो अगर मैं डिस्टिंक्ट लगा दूं उसमें, यहाँ पे डिस्टिंक्ट, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि अच्छा सिर्फ इतनी सिटीज हैं, 10 सिटीज में काम, आप फटाफट काउंट कर लोगे कि कितने सिटी हैं इधर। तो ये आ गया इधर, तो ये डिस्टिंक्ट है। और जाना उसमें क्वेरी में उधर, तो ठीक है, इसको बंद कर दो, इसको बंद करो। तो अभी आपका काम है, क्वेरी बेसिक पे जाओ दोबारा, क्वेरी बेसिक्स, सेलेक्ट स्टेटमेंट जाओ, सेलेक्ट। तो इधर ये सारा पढ़ना है, नीचे आओ, वैसे तो मैंने बता दिया है, नीचे स्क्रॉल करो उसको, ये फिर भी जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है यहाँ से, वैसे तो पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं, इसमें हमने सारा ही करा दिया है। तो इसको बंद कर दो, क्वेरी फिल्टरिंग पे जाओ, क्वेरी फिल्टरिंग। हाँ, तो इसमें आप 1 बाय 1 ये पढ़ो, ऑपरेटर पे जाओ, ऑपरेटर्स,
ये सारे पढ़ो। इसने एंड और मैंने बता दिया, एंड और नोट भी है एक ऑपरेटर। तो इसको फिर क्वेरी को चला के देखो। यही आज का यही एक्सरसाइज है आपका। सेलेक्ट की चलाना है और कोई नहीं। सेलेक्ट और प्लस ये फिल्टरिंग वाले ऑपरेटर, इन सबको चला के देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या कर रहे हैं सारे। ठीक है, याद नहीं करना है, समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया तो आप वो क्वेरी आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, कॉपी करके आप इसे यूज कर लोगे। तो ये इन्होंने एंड और नोट दिया है, और भी दिया है नीचे कोई एंड और नोट के अलावा दिखाना, या सिर्फ यही है? नोट तक है। अब बंद करना है इसको, बंद करो। ये ऑपरेटर हैं सारे, इनको पढ़ना है। मतलब आपको फिल्टरिंग में ये ऑपरेटर्स हैं, ऑर्डर बाई है, ये सारे पढ़ने हैं और सिलेक्ट के साथ चलाना है इनको। ऑर्डर बाई में जाना, ऑर्डर बाई, हाँ ये भी सिलेक्ट के साथ चलेंगी सारी, सब सिलेक्ट के साथ आएंगे। फिर लाइक है, लाइक वाला इसको बंद कर दो, बंद कर दो इसको। ये सारी क्वेरीज ऐसी ही हैं, सिलेक्ट के साथ चलेंगी है। सिलेक्ट के साथ कंडीशन कैसे लगानी है वो है सिंपल। ये इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हो सिलेक्ट के साथ। ये कम से कम 10-12 ऑपरेटर हैं जिनको आप वेयर क्लाउज के साथ यूज करोगे। ये आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो वो बताओ, नहीं तो हम अगले 10 मिनट में फिर एंड करेंगे कॉल को। ठीक है, अगले स्टॉप कर दो अपनी स्क्रीन। बताओ किसी को कुछ कहना है तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है? सर पीएचपी चलो, पीएचपी पे पढ़ी थी, पर्पस समझ में नहीं आया कि क्या पर्पस है उसका। मतलब का पीएचपी का कल पढ़ी थी और वीडियो में आएगा, देखी। हम बताएंगे उसको, समझ में आएगा पीएचपी का पर्पस क्या है। ठीक है, ठीक। उसका आएगा समझ में। अखिल एक बार स्क्रीन शेयर करना, एक पीएचपी का कोड लिखना कहीं पे। हाँ स्क्रीन शेयर करके एक पीएचपी का कोड लिखो। देखो एचटीएमएल समझ में आ गई ना, एचटीएमएल का क्या रोल है? एक सिंपल एचटीएमएल पीएचपी का कोड लिखो, सिंपल एचटीएमएल पीएचपी का कुछ भी कोड। तो ये देखो एचटीएमएल का ही कोड है बेसिकली। एचटीएमएल के अंदर पीएचपी यूज होती है। अब वो काम क्या करती है? कोई ऐसी चीज लिखो कि सोच के जो एचटीएमएल में नहीं हो सकती और पीएचपी में यूज करनी पड़ती है, ऐसा एग्जांपल ढूंढो। एडिशन ऑपरेटर्स वगैरह दिखा देता हूँ एक और कैसे। हाँ ठीक है, ये एचटीएमएल में हो जाते होंगे एडिशन मेरे हिसाब से। HTML में नहीं होंगे। ठीक है, कोई कोई अगर आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो एचटीएमएल में लॉजिक नहीं होगा, चलेगा। एचटीएमएल क्या है? प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। आपको एक वेब पेज बनाना है, अलग अलग तरह के डिजाइन दिखाने हैं। लेकिन सपोज करो, अकेले एक काम करो, एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म में 2 वैल्यू इनपुट कराओ और उनका सम कराओ वहीं पे। एक नया एक लेबल फील्ड दे दो जिसमें उसका सम प्रिंट होगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा इनको फटाफट। ये ना करो, इसको ना करो, वो बनाओ 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, उधर उसमें वैल्यू इनपुट होगी, उनका सम आएगा।
ढूंढता। सपोज करो आपको कोई कहे कि एक ऐसा पेज बनाओ जिसमें आप अपनी एज पता लगा सको। आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपकी एज कितनी है। 32 ईयर ओल्ड, 32 साल 15 दिन के हो, 20 दिन के हो। तो ये लॉजिक हो गया ना। उसमें इनपुट क्या है, वो इनपुट करेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा उसका आउटपुट आ जाएगा वो कितने। इसमें आपको मैथमेटिकल लॉजिक लगाना पड़ेगा जो आप पेपर पे करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि पता लगाओ मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप मैथमेटिक्स करोगे कुछ पेपर पे, सब निकाल दोगे, जितने लोग हैं आप सारे निकाल दोगे। अब वो लॉजिक एचटीएमएल में नहीं चल सकता, उसको आप एचटीएमएल में नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको पीएचपी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। उस लॉजिक को जो मल्टीप्लाई करोगे जो भी कुछ है, तो वहां पे पीएचपी का रोल हो जाता है। सबमिट करने की जरूरत, हाँ सबमिट, ठीक है कर लो। हमें वही दिखाना है बस उसी फॉर्म पे, मैं दूसरी जगह लेके जाना है, ये बात याद रखना। नहीं मतलब ये जो वैल्यू डालेगा तो उसका सम दिखाना है ना। हाँ 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 सिंपल बस। तो ये जो पीएचपी देखो, जो पीएचपी जहां लिखा हुआ है, पीएचपी का टैग शुरू हुआ, फिर पीएचपी का टैग बंद कर दिया, फिर इसने दो वेरिएबल लिए ए और बी और दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि सिंपल, हम सिंपल लॉजिक कर रहे हैं। तो जो आपका कैलकुलेशन होगी डेट ऑफ बर्थ की वो इधर रहेगी पीएचपी टैग के अंदर। आप करोगे सारी कैलकुलेशन और फिर जो है उसको जैसे ये है 100, ये फॉर्म बन गया कैलकुलेट सम 140 ऊपर आ गया यहाँ पे दोनों का वैल्यू 1 वैल्यू 2 कैलकुलेट सम 140। तो ये जो लॉजिक है इसको आप एचटीएमएल में नहीं कर सकते, इसको आपके लिए पीएचपी यूज करनी पड़ेगी। या फिर एक एग्जांपल उसका बनाओ अखिल, सेलेक्ट स्टार, ये लोकल पे है ना, एक टेबल बनाओ, सिंपल सी टेबल बना लो या बनी पड़ी हो, उसको कनेक्ट करके डाटाबेस से उसको टेबल में दिखा दो, बस फिर क्लास एंड है हमारी। अब सपोज करो एक पेज बनाना है हमें, एचटीएमएल पेज, जिसमें हम यहाँ से जितने भी पेशेंट हैं उनका डाटा हमें दिखाना है। अभी कितने पेशेंट है देख लो जरा, कोई है? करो ये इंसर्ट है ना, इधर। हाँ स्टूडेंट्स है दो, स्टूडेंट्स कितने हैं? दो ही हैं। दो हैं, ठीक है दो हैं तो बस। अभी तुम्हें कहा गया कि भाई एक एचटीएमएल पेज बनाओ जो इस डाटाबेस से कनेक्ट करेगा और यहाँ से वो डाटा उधर पीएचपी में दिखाएगा, उधर एचटीएमएल। तो एचटीएमएल ये काम नहीं कर सकती, एचटीएमएल से आप डाटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते हो, उस डाटा को वहां दिखा नहीं सकते हो। तो अभी अखिल तुम्हें छोटा सा कोड लिख के दिखाएगा और उसके बाद क्लास एंड हो रही है। हम मिलेंगे मंडे को, 2 दिन है आपके पास पढ़ने के लिए। तो मेरे हिसाब से काफी, अब देखो अब अखिल को 5 साल काम करते होगे, लेकिन फिर भी उधर वो कोड आता है, कोड उठाता है, कॉपी करता है, उस कोड को यूज करता है। सारे डेवलपर ऐसे ही करते हैं। तो कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको एक बार समझ में आना शुरू हो गया। आपको याद, जैसे डाटाबेस कनेक्शन का कोड है ये जो बना रहा है, कि इस पे कमेंट डाल देना कि अखिल जो तुम कोड लिख रहे हो साथ के साथ कि ये कोड क्या कर रहा है। तो जो भी, अब सपोज करो सबसे पहला काम इसका क्या होगा, डाटाबेस से कनेक्शन बनाना। तो अब उसका कोड इसको चाहिए था, इसने वहां से कॉपी कर लिया उधर से W3 स्कूल से, और वो जो कोड है वो एचटीएमएल में नहीं चलेगा, वो कोड चलेगा पीएचपी के अंदर। ये इसने डाला सर्वर नेम, मैंने फिर कहा कि डाटाबेस सर्वर के अंदर होता है तो सर्वर का नाम डालना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा सर्वर का। बिना उसके तो आप, जैसे आपका कंप्यूटर है उसमें भी आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है लॉगिन करने के लिए, तो ऐसे ही आपको ये 3 चीजें देनी पड़ेंगी उधर। आपकी नजरों तो कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो डाटाबेस से कनेक्शन इसने बना लिया है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चलना चाहिए पीएचपी
और इस वेबसाइट का बहुत यूज होगा, W3 स्कूल, सारा कोड यहीं से लोग उठा उठा के यूज करते हैं। अब हमें करना है टेबल से डाटा फैच, तो ये देखो माई एसक्यूएल सेलेक्ट डाटा, ये इसने यहाँ से पूरी क्वेरी उठा देगा ये और उधर डाल देगा, ये सारा PHP के अंदर होगा। तो मतलब जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो PHP के अंदर चलेगी, PHP के बाहर नहीं चल सकती। अगर डायरेक्टली आप एसक्यूएल की क्वेरी HTML में लिखोगे तो वो चल नहीं पाएगी। अब इसने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई गेस्ट, ये टेबल का नाम डालेगा सर, स्टूडेंट, वहां पे टेबल बन डाटाबेस नाम भी डालना पड़ेगा। ठीक है। क्या नाम है? डाटाबेस स्कूल। नाम स्टूडेंट स्कूल है, अच्छा स्कूल। स्कूल कर दो। टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे सब लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, इफ कंडीशन एल्स, ये सारा लॉजिक जो है ये PHP के अंदर है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें कोशिश की जा रही है समझाने की कि अगर है कोई तो ठीक करो। Unexpected variable 116, ओके। वो कॉलन नहीं लगाया था इधर। इसको सिंपल कर दो ना, कि सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उसको प्रिंट करा के दिखा दो, सिंपल कर दो उसको, बहुत बड़ा कोड बन रहा है, सिंपल बना दो उसको। प्रिंट करा देता हूँ। हाँ प्रिंट करा दो सिंपल क्वेरी लगा के, तो ताकि इनको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में क्वेरी क्या है। तो ये आ गया देखो, अखिल शर्मा, एज 28, क्लास 6, फोन नंबर दिस, ईमेल ID दिस। एक ही प्रिंट कराया क्या? अच्छा एक ही प्रिंट करेगा वो, ठीक है ठीक है। हाँ मोबाइल में नहीं लगाया ना। हाँ ठीक है। तो बेसिकली PHP का जो मतलब है, HTML के अंदर आप कोई लॉजिक नहीं लिख सकते हो। पहला एग्जांपल हमने दिया कि अगर 2 नंबर का सम का लॉजिक, आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें कोई बंदा 2 नंबर एंटर करे और उनका सम डिस्प्ले हो जाए। HTML में शायद हो भी जाए, मुझे पता नहीं है, बट मेन एग्जांपल लॉजिक का, तो वो नहीं हो पाएगा उसमें। और ये जो SQL से डाटाबेस से कनेक्शन बनाने का पूरा लॉजिक है, फिर जो कंडीशन है वो भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए PHP का यूज किया जाता है। तो ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं क्लास, मंडे को मिलते हैं।